आपका हमारे YouTube चैनल अमरनाथ मिश्रा ऑनलाइन जैन जीएस क्लासेज पर स्वागत है। एक दिन के अंतराल के बाद हम फिर आपको आज भारत के संवैधानिक विकास का एक चैप्टर पिट्स का इंडिया एक्ट पढ़ाने जा रहे हैं। बीच में बरसात हो जाने के कारण हम नहीं पढ़ा पाए, लिहाजा एक दिन के बाद ये दूसरा वीडियो पढ़ रहा है। हमने आपको भारत के संवैधानिक विकास में इसके पहले बताया था कि वास्तव में भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया शुरू उस समय से हो गई थी जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी के रूप में आ गई। मुगलों से सनद प्राप्त करके वो धीरे धीरे व्यापार करने लगी और 1726 के एक विलेख द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के तीनों प्रमुख बस्तियों कलकत्ता, मद्रास और बंबई के अंग्रेज बस्तियों को यह अधिकार मिला कि वे अपने अपने क्षेत्रों में विधान या कानून बना सकते हैं। यहाँ से समझिए भारत में संवैधानिक विकास की एक प्रक्रिया शुरुआत होती है। फिर हमने आपको यह भी बताया कि इसके बाद आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसकी पूरी पृष्ठभूमि हमने आपको बताया था कि भारत में वारन हेस्टिंग्स के गवर्नर बनकर आने के बाद जब गवर्नर ने यह देखा कि कंपनी की माली हालत बहुत खराब है, कंपनी की स्थापना के बाद इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कर्मचारी लूट मचाए हुए हैं, निजी व्यापार कर रहे हैं, जबकि वे कंपनी के प्रतिनिधि और एजेंट हैं। इन्हीं कारणों से कंपनी घाटे में चली गई है। कंपनी कुछ ही दिनों की मेहमान है। तो वारन हेस्टिंग्स को अपना एक दायित्व समझ में आया। उन्होंने कहा, अब जबकि मैं गवर्नर हो गया हूं तो क्यों नहीं इसे संभाल दिया जाए। इन परिस्थितियों में बंगाल के इस गवर्नर वारन हेस्टिंग्स ने इंग्लैंड की महारानी से या इंग्लैंड की सरकार से कर्ज मांगा और महारानी ने कर्ज देना स्वीकार तो किया, लेकिन ये कहते हुए कि हम आपको कर्ज देंगे लेकिन आपको रेगुलेशन में बांधेंगे। और इन स्थितियों में आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। महारानी ने कर्ज दिया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण पहली बार बनाते हुए उसे एक रेगुलेशन दिया, जिसके कुछ विधान थे हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। बंगाल के गवर्नर को शेष दोनों प्रेसिडेंसियों पर अधिभार प्राप्त हो गया। वह गवर्नर जनरल अब एक काउंसिल के द्वारा काम करने लगा, यानी उसमें 4 पार्षद भी दिए गए, क्लेवरिंग, मानसन, फ्रांसिस और बॉरवेल। ये भी हम आपको बता चुके हैं। गवर्नर जनरल इनके सहायता से कार्य करते थे। हम ये भी बता चुके हैं कि इस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई, यानी निदेशक मंडल, जो 24 शेयरधारक थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन लोगों का एक निदेशक मंडल बना दिया गया, डायरेक्टर बोर्ड बना दिया गया। ये भी इसी समय हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बने। और इसी समय भारत में अंग्रेजी बस्तियों में न्याय प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश होते हैं एलिजा इम्पे। ये आपको बता चुके हैं। हम ये भी आपको बता चुके हैं कि इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता से नवाब का पद समाप्त कर दिया गया और पूरे कलकत्ता का प्रशासन अब कंपनी सरकार के अधीन आ गया। इसमें यह भी बात थी लास्ट कि 10 वर्ष बाद इस कानून की समीक्षा की जाएगी और अंततः ये जो 10 वर्ष बाद कानून की समीक्षा की जाएगी, यही से प्रक्रिया प्रारंभ होती है पिट्स का इंडिया एक्ट 1784। 1773 से 1784 ये 11 साल नहीं हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। 1773 से 1783 होना चाहिए। 10 साल बाद इस कानून की समीक्षा की जाएगी। पिट्स का इंडिया एक्ट आने के पीछे एक बड़ी कहानी यह है कि वास्तव में 10 साल बाद ही इस कानून की समीक्षा की गई थी और उस समय इंग्लैंड में होती थी लॉर्ड नॉर्थ की सरकार। लॉर्ड नॉर्थ इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे और लॉर्ड फॉक्स उनके सहयोगी दल के रूप में वहाँ उनका सहयोग करती मिलीजुली सरकार। लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड फॉक्स की मिलीजुली सरकार इंग्लैंड में उसमें रन कर रही थी। और 10 साल बाद यानी 1783 में लॉर्ड नॉर्थ ने इंग्लैंड की संसद में भारत के लिए जो 10 वर्ष बाद जो रेगुलेशन भेजना था उसे पेश किया, लेकिन उनकी सरकार बहुमत की सरकार नहीं थी। कुछ क्रॉस वोटिंग हो गई लगता है संसद में और सरकार
इस कानून को यानी 1783 में लॉर्ड नॉर्थ जो कानून पास कराना चाहते थे भारत के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, वो पास नहीं करवा पाए, वह प्रस्ताव गिर गया। तो आप लोग तो जानते हैं संसद की ये प्रक्रिया है, यदि सरकार का कोई सरकारी प्रस्ताव गिर जाए तो गवर्नमेंट के लिए मान लिया जाता है कि इसका मतलब आप अल्पमत में हैं, आप बहुमत में नहीं हैं। और बहुमत में तभी कोई शासन कर सकता है जब वो रूलर व्यक्ति यानी रूल करने वाला पार्टी वास्तव में बहुमत में हो। सरकार तभी आप बना सकते हैं या रन तभी आप कर सकते हैं। उनका प्रस्ताव गिर गया तो मान लिया गया कि आप अल्पमत में हैं और नैतिकता के आधार पर लॉर्ड नॉर्थ को त्यागपत्र देना पड़ा। ये घटना हुई। इंग्लैंड में लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड फॉक्स की मिलीजुली सरकार गिर गई। ये इंग्लैंड के इतिहास में या ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में पहला मर्तबा है और अंतिम मर्तबा यही हुआ जब भारतीय मुद्दे को लेकर के लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार या इंग्लैंड की कोई सरकार गिर गई थी। ये पहला मर्तबा था 1783 में। ये लास्ट भी था। इसके बाद कभी भारतीय मामलों को लेकर के इंग्लैंड की सरकार नहीं गिरी थी। तो जाहिर है सरकार गिर गई लॉर्ड नॉर्थ की, तो चुनाव हुआ। चुनाव होते हवाते बीत गए 4-6 महीने और सरकार बनते बनते बीत गए साल भर। इसी कारण जब लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की सरकार चले जाने के बाद अगला चुनाव हुआ और उसमें सरकार बनी तो प्रधानमंत्री बने विलियम पिट। अब तो क्लियर, कौन प्रधानमंत्री हुए? विलियम पिट। और विलियम पिट ने 1784 में जो अपनी सरकार बनाई, तो जो भारत के लिए कानून बनाकर भेजना था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, उस एक्ट को भारत के लिए उन्होंने पहले अपने संसद में प्रस्ताव के रूप में पेश किया और वो प्रस्ताव पास भी हो गया। और पास हो जाने के बाद बना ये पिट्स का ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। अब तो क्लियर हो कि 1783 में तो लॉर्ड नॉर्थ फॉक्स की सरकार गिर गई और सरकार जब बनी अगली बार तो प्रधानमंत्री हुए विलियम पिट। विलियम पिट ने जो कानून संबंधी भारत से कानून संबंधी प्रस्ताव ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंग्लैंड की संसद में रखा, वो पास हो गया और पास होकर के बना वो पिट्स का इंडिया एक्ट 1784। मैं समझता हूँ पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि पिट्स का इंडिया एक्ट कैसे आया। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि पिट्स के इंडिया एक्ट में आखिर था क्या क्या, है ना। पिट्स के इंडिया एक्ट में जो प्रमुख चीजें थी उसमें पहला ये था कि कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनैतिक कार्य अलग अलग थे। विभाजित कर दिए। ठीक, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य विभाजित कर दिए गए। तो इसके लिए हुआ क्या? व्यापारिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिम्मेदार। किंतु राजनैतिक कार्य एवं डायरेक्टरों पर नियंत्रण हेतु (1784) में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। क्लियर? नया काम हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई? 1784 में।
अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कब हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, मैं पहले बता चुका हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में 24 कंपनी के जो शेयर धारक थे उन लोगों का एक बोर्ड बनाया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल। लेकिन पिट्स के इंडिया एक्ट में कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए, क्योंकि कंपनी राजनीतिक कार्य भी कर रही थी, क्षेत्र भी जीत रही थी, जमींदारों राजाओं को भी हरा रही थी, अपने राज्य स्थापित कर रही थी और व्यापार भी करती थी। तो उसके दोनों कार्य अलग अलग कर दिए गए थे। दोनों कार्य एक ही आदमी नहीं कर पाएगा। राजनीतिक कार्य के लिए अलग बोर्ड और व्यापारिक कार्य के लिए अलग बोर्ड। तो व्यापारिक कार्य के लिए अलग बोर्ड तो पहले से था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाना था, यानी लोगों पे नियंत्रण करने के लिए एक बोर्ड बनाना था, तो वो बन गया 1784 बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्वेश्चन आ सकता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई? 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कब हुई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुई। ठीक, कंपनी के काम कब अलग अलग कर दिए गए, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य विभाजित कर दिए गए पिट्स के इंडिया एक्ट 1784। अब तो क्लियर हुआ यहाँ तक? एक नया कार्य हो गया। यहाँ इसको हम आप एक चीज और कर सकते हैं। इसी समय में भारत में द्वैध शासन, यानी क्वेश्चन बचता है भारत के में द्वैध शासन की स्थापना कब से होती है? पिट्स के इंडिया 1784 से भारत में द्वैध शासन की स्थापना। कैसे? एक डायरेक्टरों वाला, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाला, दो शासन, नियंत्रण बोर्ड और निदेशकों का बोर्ड। अब दो तरह से शासन होने लगा। तो भारत में एक तरह से द्वैध शासन की स्थापना भी होती है। एक चीज मैं पहले बता चुका हूँ, भारत में द्वैध शासन के संस्थापक हुआ करते थे लियो कार्टियस। जब यहाँ 1757 में लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी की जंग जीत ली गई, तो इस तरह से शासन चलता तो रहा, लेकिन आगे चल करके वेंसिटार्ट के समय इधर कलकत्ता के गवर्नर का शासन और उधर बंगाल के सूबेदार, इनका भी शासन, दोनों लोगों का लियो कार्टियस से चलाते थे। ये भारत में चलता था। लेकिन इंग्लैंड से पहली बार द्वैध शासन भेजा गया पिट्स के इंडिया के 1774 से। तो अंतर मालूम हो गया हो, भारत में द्वैध शासन इंग्लैंड द्वारा भेजा गया द्वैध शासन, इंग्लैंड द्वारा भेजा गया द्वैध शासन था। द्वैध शासन की स्थापना यहीं से होती है। ओके, यानी यही से भारत में द्वैध शासन चलने लगता है पिट्स के इंडिया एक्ट के द्वारा। एक बड़ा काम होता है। इस समय एक चीज और किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल की स्थिति और उनका नियंत्रण और मजबूत कर दिया गया और स्पष्ट कर दिया गया कि आपका कलकत्ता ही नहीं बल्कि बंबई और मद्रास के गवर्नरों पर भी नियंत्रण है। ये क्लियर कर दिया गया। वो नो इफ बट, वो कोई इनकार नहीं कर सकते, आपका नियंत्रण है उन पर, आप उन पर कंट्रोल रख सकते हैं, उनके लिए विधान के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं। ये इसमें ये भी कार्य कर दिया गया। तो ये पिट्स का इंडिया एक्ट हुआ। अब तो क्लियर। इसी के थोड़े ही समय बाद, पिट्स के इंडिया एक्ट के बाद एक आता है 1786 का एक्ट। इसे हम लोग लगे हाथ जान लेते हैं। सत्रह सौ छियासी का एक्ट, 1786 का एक्ट जो था, इसका मुख्य उद्देश्य था लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में गवर्नर जनरल बनने के लिए तैयार करना, बनने हेतु तैयार करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके तहत गवर्नर जनरल ही कमांडर इन चीफ भी होने लगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस तैयार हो गए। ये वही कॉर्नवालिस हैं जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय जॉर्ज वाशिंगटन के
हाथों हार गए थे, वही वाले कॉर्नवालिस हैं। इंग्लैंड के एक जमींदार थे, लॉर्ड थे, और इंग्लैंड और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय फ्रांस की सेना ने अमेरिका के क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जॉर्ज वाशिंगटन का साथ दे दिया, नहीं तो वो हार जाते। और फ्रांस की सेना की मदद पाकर के आखिरकार इंग्लैंड की सेना और दोनों तरफ से जो हुई भिड़ंत तो उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस उसमें प्रधान सेनापति होते थे इंग्लैंड की महारानी के, और बुरी तरह से युद्ध में हार गए। बड़ी बेइज्जती हुई, इंग्लैंड आए। बाद में उनको इंग्लैंड की महारानी ने भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। यानी भारत गुलामी के गर्क में जा रहा था और अमेरिका उसी समय आज़ाद हो रहा था। एक ही समय की बात है, भारत एक तरफ गुलाम हो रहा है और अमेरिका उसी समय स्वतंत्रता की, आज़ादी की श्वास ले रहा है। एक समय में ही हुआ था ये सब। और उसके नायक वहाँ जॉर्ज वाशिंगटन होते थे और यहाँ वही लॉर्ड कॉर्नवालिस हार करके आए, वे यहाँ गवर्नर जनरल हुए। उनको कमांडर इन चीफ भी बना दिया गया। साथ ही साथ 1786 के एक्ट के तहत ही बंगाल की सरकार को बिहार, उड़ीसा इत्यादि में भी विधान बनाने का अधिकार दे दिया गया। ये इतनी चीज़ें पिट्स के इंडिया एक्ट के द्वारा हुई। और एक हुआ 1786 का एक्ट, इसके द्वारा ये तैयार किए गए लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में वर्तमान में जो थाना, पुलिस और कुछ न्यायिक प्रणाली, ये सब जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन है। जो आजकल हमारे थाने में चलते हैं ये वही कॉर्नवालिस। और ये कॉर्नवालिस बड़ी विचित्र सी बात है, ये भारत में ही मरे। और कहाँ? बस यही गाजीपुर में। इनका गाजीपुर में मकबरा भी है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हारने वाला वो महान योद्धा, और जो भारत में इतने इतने विधान बनाए, वो कॉर्नवालिस बस आपके बगल में ही यही गाजीपुर में लेटा है। उसका मकबरा यहीं पर है। यही इलाहाबाद से न्यायालय की स्थापना करके जा रहे थे, रास्ते में तबीयत खराब हुई, सोचे बिल्कुल शॉर्टकट मार दिया जाए। बस शॉर्टकट बलिया होते हुए बस बिहार पार करके बंगाल, कलकत्ता, बीच में तबीयत खराब हुई और वहीं लेट गए। उनका वहीं मकबरा बना दिया गया, उनको इंग्लैंड नहीं ले जाया गया। ठीक, तो ये इतना होता है। अब हम लोग इसके आगे देख लेते हैं कि आखिर इसके आगे फिर क्या हुआ संवैधानिक विकास में। तो इसके आगे आता है अब चार्टर एक्ट। 1793 से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में चार्टर एक्ट का आना शुरू होता है। 1793 का चार्टर एक्ट यहाँ से आएगा। तो थोड़ा 10 सेकंड आप इसको ऐसे देख लें, जब चार्टर एक्ट पढ़ा देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में पहली बार चार्टर एक्ट आना शुरू हुआ 1793 से। ओके, क्या क्या इसमें मुख्य मुख्य बातें हैं वो ये देख लिया जाए। वो है नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा चीज जो और इसमें किया गया वो ये था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण मंडल के वेतन भत्ते को भारत के कोष से देना तय हुआ। 1793 के चार्टर एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन भत्ता भारत के कोष से देना तय हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन भत्ता कौन देगा? भारत की गवर्नमेंट देगी, भारत के कोष से दिया जाएगा। क्यों? इंग्लैंड की संसद में लोगों ने कहा ये लोग तो भारत का काम कर रहे हैं, इंग्लैंड का काम नहीं कर रहे, लोग भारत का काम कर रहे हैं। तो भारत का काम कर रहे हैं तो भारत के काम से कमा कौन रहा है? इंग्लैंड में कमा रहा है। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, उन्होंने तय कर दिया तो कर दिया। 1793 के चार्टर एक्ट से बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन भत्ता भारत के कोष से दिया जाने लगा। और ये कब तक चलता रहा? बड़े लंबे समय तक, 1919 तक ये कार्यक्रम चलता रहा। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में तब तक कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और लोग हो हल्ला करने लगे थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में आखिरकार इंग्लैंड की सरकार ने वो जो 1793 से चला आ रहा वेतन भत्ता का मामला था उसे वापस ले लिया और फिर से तय किया कि भारत सचिव, यानी उस समय तक भारत सचिव हो चुके थे, उनका वेतन भत्ता इंग्लैंड के कोष से दिया जाएगा। अब यहाँ इसको लिख दीजिए कि 1793 जो मुख्य बात ये हुई थी वो था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल
के सदस्यों का वेतन भत्ता भारत के कोष से देना तय है। ठीक, यह कार्य 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून के आने तक चलता रहा। बड़ा लंबा समय चला, 1793 से 1893 और उसके बाद 1919, कितना समय हो गया, लगभग 125 साल चलता रहा। 125 वर्ष तक ये चीज़ें चलती रही। मामूली बातें नहीं है कि दो चीज़ें आपको 1793 के चार्टर एक्ट में प्रमुखता से बताई जा सकती है। 1793 के चार्टर एक्ट में बस इतना ही। आगे हम लोग देख लेते हैं 1813 का विधान, 1813 का चार्टर एक्ट। अब उसमें क्या होता है ये देख लिया जाए। क्या हुआ, सीखा? यही फिलहाल तब ले चाहता है। 1813 के चार्टर एक्ट में हम लोग ये देख लेते हैं कि इस समय ब्रिटेन में नया नया पूंजीपति वर्ग तैयार हो रहा था, नया नया धनाढ्य वर्ग तैयार हो रहा था। वो इंग्लैंड की सरकार पर लगातार दबाव डालता था कि हमें भी भारत में व्यापार करने का अधिकार मिले, है ना। वो हमेशा दबाव डालता था। इसीलिए इंग्लैंड की सरकार ने अब धीरे धीरे निर्णय लेना शुरू किया कि भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी, बल्कि हमारे देश के अन्य व्यापारी भी भारत में जाकर व्यापार करेंगे। ठीक, ये एक नया इंग्लैंड के शासन प्रशासन में, इंग्लैंड के देश में एक ऐसी प्रवृत्ति नई रूप से आई। इसीलिए इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए पहली बार इंग्लैंड की सरकार ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। मैं एकाधिकार की बात कर रहा, मैं अधिकार की बात नहीं कर रहा। एकाधिकार मतलब होता है केवल मैं करूंगा और कोई नहीं करेगा, इसको बोलते हैं एकाधिकार। दैट्स ओनली मोनोपोली राइट। तो मोनोपोली राइट आपकी नहीं चलेगी, ऐसा कहना था सरकार का कि और लोग भी व्यापार करेंगे। लेकिन इंग्लैंड की सरकार ने अभी भी चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार और चाय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को छोड़ दिया। तो आप यहाँ इसी चीज़ को लिख सकते हैं कि इंग्लैंड के में जो नौधनाढ्य वर्ग उपजा, उसके दबाव में सरकार ने क्या निर्णय लिया। निर्णय था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। ओके, आप यहाँ अंडरलाइन कर दीजिए, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक, इसमें लिख सकते हैं यद्यपि चीन के साथ और चाय पर उसका व्यापारिक एकाधिकार बनाना। अब तो क्लियर, यद्यपि चीन के साथ और चाय पर उसका व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। ओके, ये पहली बार हुआ था। ध्यान रहे, इसमें एक और एक्ट भी आया, वो ये था कि प्रथम बार कंपनी ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए ₹1 लाख
रुपए प्रदान किए। पहली बार कंपनी ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए प्रदान किए। 1813 में ये घटनाएं हुई थी। साथ ही साथ अब हम लोग इसके जस्ट बाद देख लेते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट में क्या था। ठीक, ये इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। 1 लाख रुपए कंपनी ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए, विद्वानों के लिए, साहित्य के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए पहली बार प्रदान किया, पहली बार। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, जबकि चाय के साथ और चीन के साथ उसका व्यापारिक अधिकार बना रहा। ओके, हम लोग देख लेते हैं अब 1833 का चार्टर एक्ट। अभी कैमरा काम कर रहा है ना। 1833 के चार्टर एक्ट में भारतवर्ष में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। जैसे आप इसमें देख लेते हैं, 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला था, इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ओके, क्लियर? कौन संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल पहला माना जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग संपूर्ण भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ओके, अगला देख लीजिए। इसी में गवर्नर जनरल की परिषद में या काउंसिल में मैकाले विधि सदस्य यानी कानूनी सदस्य के रूप में पूर्णकालिक सदस्य बने। ठीक, और जो इसमें और इम्पोर्टेंट चीज आती है, भारत में कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब वह विशुद्ध रूप से राजनैतिक संस्था थी। ओके, है ना बड़ा अंतर? इसका कारण यह कि 1833 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था। इंग्लैंड की संसद का कहना था कि आप व्यापारी कहाँ रहे, आप वास्तव में राजा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का राजा घोषित किया जाता है। अब आप राजनीतिक संस्था है, आप व्यापार नहीं करेंगे, बल्कि व्यापार हमारे यहाँ के व्यापारी करेंगे। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को यहाँ समाप्त कर दिया गया। इसको ध्यान दीजिएगा प्रिय छात्रों। 1813 में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, लेकिन 1833 में व्यापारिक अधिकार ही समाप्त कर दिया गया। अभी तो एकाधिकार में हम भी करेंगे, आप भी करेंगे ये था, लेकिन यहाँ 1833 में कहा गया आप नहीं करेंगे, केवल व्यापारी व्यापार करेंगे। आप व्यापार नहीं करेंगे, क्यों? आप गवर्नमेंट हैं, आप राजनीति कीजिए, राजनीतिक संस्था है, आप राजनीति कीजिए, राजपाट चलाइए, आप व्यापार नहीं करेंगे। ओके, इतना तक यहाँ कह दिया गया। पूरी तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है कि कब कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ? 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी का व्यापारिक अधिकार ही समाप्त हो गया। और एकाधिकार 1813 में। बंगाल का गवर्नर जनरल कब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना?
33 के अधिनियम में पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। पूरे भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसी की बहन थी ईडेन। ईडेन के नाम पे ईडेन गार्डन है कलकत्ता में। इसी विलियम बेंटिंग की सिस्टर थी ईडेन। ईडेन मर गई तो अपनी बहन को बहुत मानते थे, तो उसी के नाम पे पूरा एक पार्क ही बनवा दिया। उसके टहलने के लिए बनवाया था, गवर्नर जनरल था, अपनी सिस्टर के सुबह टहलने के लिए बाकायदे एक गार्डन बनवाया था, उसमें टहलती थी वो। और जब मर गई तो बहुत रोया गाया। अब बस उसी के लिए बाकायदे उसको एक पार्क बना दिया, ईडेन गार्डन। अब आजकल उसमें छक्का चौका, सौरभ गांगुली, फलाना ढिमकाना, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ वगैरह अपने चलते। मैंने पुराने खिलाड़ियों का नाम लिया तो इसका मतलब ये मत मानिए कि बहुत पुराना आदमी हूँ, मैं नया भी हूँ। तो ये इतना हुआ 1833 के चार्टर एक्ट के बाद। अब हम आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे आगे 1854 का एक्ट, उसके बाद के आगे। आज बस इतना ही। जैसा भी आपको समझ में आता है तो आप कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही करें, और इसे हम पूरी सामर्थ्य से समझाने का आपको कोशिश की। ऐसे ही करते रहेंगे, आपके परीक्षोपयोगी चीज़ों को पढ़ाते रहेंगे। और आज बस इतना ही। थैंक यू क्लास।